क्योंकि पढ़ाई तो मैंने की हुई थी, लेकिन मेरे पास पेपर पे सर्कल करने के लिए वो बंदा था जिसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आते, तो मैं उसको सर्कल तो क्या करवाऊंगी ना, आंसर क्या बोलूँगी कि वो नोट डाउन करेगा उसमें। उस समय आप ये सोचिए कि पेपर का आपको नॉलेज है, पेपर आपके पास है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आपको कितना धैर्य रखना पड़ता है, आपको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता उस वक्त में जब आप अपने एस्पायर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए पूरी तरह अपने आप को अनेबल या अनफिट फील करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करके देखें कि आपकी आंखों के सामने हमेशा ऐसा ही अंधेरा रहे। आप कैसा महसूस करेंगे? शायद आप कल्पना भी ना कर पाए कैसे रोजमर्रा के काम करेंगे, कैसे खूबसूरत दुनिया देख पाएंगे। शायद आप खुद को असहाय महसूस करें। लेकिन आज जिनकी कहानी हम आपके सामने लाए हैं वो आंखों की रोशनी से विहीन जरूर है, लेकिन असहाय बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो मिसाल कायम की है, वो कर दिखाया है जो शायद आंखों से धनी लोग भी नहीं कर पाते। और ये कहानी है बीकानेर की 37 वर्षीय सुनीता मोहता की, जो बचपन से ही नेत्रहीन है, लेकिन आज बीकानेर के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मिलिए सुनीता मोहता से। नमस्कार, मैं सुनीता मोहता बीकानेर राजस्थान से वर्तमान में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज महारानी सुदर्शन बीकानेर में डेजिग्नेटेड हूँ। और ये आपको मैं बता दूँ, ये जो कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज महारानी सुदर्शन, ये हमारे बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है। आंखों की जो रोशनी का अभाव है ना, वो इंसान की आधी हिम्मत तो ऐसे ही तोड़ देता है, लेकिन सुनीता के माता पिता ने इसको उनकी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैं बचपन से ही पूर्णतः ब्लाइंड हूँ और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरा जन्म जिस शहर में फ़िलहाल मैं रहती हूँ बीकानेर में, यही हुआ था। और मेरे पेरेंट्स ने मेरी ब्लाइंडनेस को कभी भी मेरे पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने यह डिसीज़न लिया कि अगर मेरे पास फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अमूमन क्या होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे में कमी है तो हम दूर रखेंगे तो बच्चा कैसे रहेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे करेज बने और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करके और ज्ञान अर्जित करना है और साथ में ही अपने पास में जो कमी है उसको ओवरकम करना है। इसके लिए उन्होंने मुझे जोधपुर ज़िला है राजस्थान में ही, वहीं पे एक रेजिडेंशियल स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल, वहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए डाला। नेत्रहीन विकास संस्थान नाम से है ये इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आज भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और उसी इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई करना, म्यूज़िक, कंप्यूटर, क्राफ्ट, सारी चीज़ें सीखी हमने बचपन से। तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक इंस्टीट्यूट जब एक बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट देता है तो किस तरीके से उसके फिज़िकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इस स्कूल में पढ़ाई जब मैंने की तो हमारी जो फाउंडर थी और जो मिसेस सुशीला बोहरा, उन्होंने हमें जीवन का हर लेसन सिखाया, हमें हर वो आवश्यक कार्य करना सिखाया जो हमें करना था। और साथ ही हमारे टीचर्स, जिनमें से मैं किसी एक का नाम लूँ तो ये रेफरेंसेबल नहीं होगा, तो हर टीचर ने हमें वो शिक्षा दी जो आज तक हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और हम हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छी तरीके से स्किलफुल हो सके हैं। The poem composed by the new transitional poet Thomas Gray. The name of the poem is Grace of the Poison. Do you know the meaning of poesy? ये हम सभी जानते हैं कि लाइफ के अंदर हर स्टेप पर एक जैसा कभी भी सब कुछ नहीं रहता। ठीक उसी तरीके से स्कूल एजुकेशन में जहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लर्नेबल था, वहाँ तक हमने बुकिश नॉलेज बहुत सीखा। लेकिन जब हमारी कॉलेज एजुकेशन स्टार्ट हुई, वहीं से प्रैक्टिकल लेसन्स सीखने भी मैंने स्टार्ट किए। मैंने कॉलेज एजुकेशन में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे मेरे साथ में जो लड़कियाँ पढ़ती थी वो सब देख सकती थी और उनके साथ में मैंने संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और वोकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, वो सब सीखा। तो वहाँ सब ये जब सीखती थी मैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है उसको ऑलमोस्ट प्रोफेसर्स या टीचर्स जो भी होते हैं वो ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ाया करते हैं, और जब ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं तो वो बोला नहीं करते।
तो जब वो बोलते नहीं थे तो उस समय हमें एक्चुअल में अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता था और उन स्पेसेस को, गैप्स को फिल करने के लिए उनसे अपने हिसाब से क्वेश्चंस रेज करने पड़ते थे कि मैम अभी आपने क्या लिखा है, या अपनी फ्रेंड्स से सपोर्ट लेना पड़ता था और उनसे भी हम 1 या 2 बार ही सुन के चीज़ों को लर्न करना सीखने लगे। तो उस प्रॉब्लम ने, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स की कमी थी उस समय में, उसने हमें एक चीज़ सिखाई कि हमें बहुत अटेंटिव होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। बिना आंखों के सिर्फ सुनकर पढ़ाई करना, सोचना ही बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सुनीता ने कैसे किया ये मुश्किल काम? ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्टडी प्लेस पे ही हमारे साथ दिक्कतें हुआ करती थी, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारी व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्थानों पे भी हुआ करती थी। जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब हम निकलते थे बाहर कॉलेज जाने के लिए या कॉलेज से आते थे, तो हम वहाँ के जो सिटी टेम्पोज वगैरह होते थे उनमें पब्लिक जो आते हैं सिटी बसेस, उनमें ट्रैवल करते थे। तो वहाँ पे लोग हमसे नोइंगली ऐसा पूछा करते थे कि वो, उनको पता है, उनको दिख रहा है कि हमें नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी वो पूछते थे बेटा तुम्हें दिखता है? मैंने कहा नहीं दिखता। तो फिर वो बोलते थे तुम जाओगे कैसे? मैं कहती थी कि आप मेरे साथ हो ना। बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ता था जिससे उनको ये लगे नहीं कि मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं उनको बोलती थी आप मेरे साथ हैं। फिर वो कहती थी कि अगले स्टॉप पे हम तो उतर जाएंगे। तो मैंने कहा आपकी जगह कोई और आ जाएंगी। तो उनको अच्छा लगता था कि नहीं ये कॉन्फिडेंट है, ये जा सकती है। तो ऐसी चीज़ें जब हमसे पूछी जाती थी तो वो चीज़ से जो मैंने सीखा वो ये था कि एक तो हमें हर जगह, हर परिस्थिति में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एक हमें लोगों से किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है, उनकी बातों का उन्हीं की तरह से फ्रेंडली कैसे आंसर देना है। जब हम जैसे कभी किसी से कुछ पढ़वाते थे तो वो उसने गलत पढ़ दिया। मेरे एक एग्जामिनर थे, मतलब मेरे को एक एडमिशन कार्ड इशू हुआ था, उसमें उन्होंने सेंटर लिखा हुआ बताया था, तो पढ़ने वाले ने मुझे गलत बता दिया। जिसने दिया मुझे उन्होंने ही गलत बताया कि आपका इसी कॉलेज में सेंटर है। फिर हम अगले दिन जब वहाँ गए तो उन लोगों ने मेरे को, मतलब जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने बहुत डांटा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो उन्होंने ही बताया था, ये ऑफिस वाले सर ने। तो बोले कि नहीं, आप जानबूझ के सिंपैथी गेन करने के लिए इतनी दूर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए आप जानबूझ के एडमिशन कार्ड लेके ही आए हैं, ऐसे करके। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ बहुत होती थी, लेकिन ज़्यादातर स्टडी फील्ड में जो होती थी वही हम शेयर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी के साथ होते थे। फिर उस टाइम पे क्या किया आपने? फिर उस टाइम पे क्या, उन्होंने वहाँ से मेरे को निकाल दिया। फिर हम एक्चुअल सेंटर पे गए। फिर उसके बाद में मेरे पेपर 2 घंटे का छूट चुका था। फिर भी मैंने बहुत हताश होने के बाद भी बड़ा बोल्डली उस पेपर को अटेंड किया। उसमें मेरे मार्क्स कम बने थे, लेकिन मैं पास तो हो ही गई थी। तो वो मैं कहती हूँ भाई, मैंने बोला कि वो जो मार्क्स 40 बनाए थे आउट ऑफ 100, वो मेरे लिए 101 से भी ज़्यादा थे, क्योंकि मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम बच गया था। तो मतलब 3 घंटे का एग्जाम आपने? हाँ जी, 1 घंटे में। सुनीता ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक सफल टीचिंग करियर में भी आगे बढ़ी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद में हमारा जो आगे टारगेट होता है वो होता है सर्विस। तो मेरा जो टारगेट था सर्विस का, वो मैंने शुरू से डेफिनेटली सोच रखा था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, वो भी लैंग्वेज टीचिंग। तो मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने बीएड किया। बीएड करके पीजी इंग्लिश में की और उसके बाद में मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव जो दिया था एज ए सीनियर टीचर ऑफ इंग्लिश 2011 में, इसमें मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद में मैंने 2012 में स्कूल एजुकेशन के लिए फ़ाइट किया, स्कूल लेक्चरर की डेजिग्नेशन पर, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसमें भी मैंने 9.5 साल तक गर्ल्स स्कूल, जो बीकानेर शहर का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है गवर्नमेंट का, उसमें इंग्लिश टीचिंग की। नेक्स्ट मेरा प्रमोशन हुआ एज ए प्रिंसिपल इन रूरल एरिया ऑफ बीकानेर। बीकानेर के अंदर एक गांव है खसर, वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में प्रिंसिपलशिप की। और मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना ही नहीं था, तो जब प्रिंसिपल का प्रमोशन का एक ड्यूरेशन चल रहा था और वो पोस्टपोन होता जा रहा था, उसी बीच मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे जब टीचिंग लाइन में रहना है तो क्यों मैं हायर एजुकेशन में न जाऊं। उसके लिए मैंने आरपीएससी से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट 2020 में निकला, उसकी प्रिपरेशन की। और उसकी प्रिपरेशन के बाद में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने ऑल ओवर स्टेट रैंक 36 बनाई। मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के बाद में बीकानेर के ही उसी शहर में पढ़ाना शुरू किया, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ। सुनीता के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें किसी की भी हिम्मत टूट सकती है, लेकिन सुनीता ने
बड़े धैर्य के साथ उनका सामना किया। बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जो, जैसे मैंने अभी जब नेट का एग्ज़ाम दिया था उस समय भी था कि रामपुरिया में मेरा सेंटर आया था। ये भी मैंने पहले बताया था। रामपुरिया में सेंटर आया था मेरा कॉलेज में, और वहाँ पे जो मेरे को उन्होंने स्क्राइब दिया था, क्योंकि यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें ये होता है कि स्क्राइब वो हमें देते हैं। स्क्राइब क्या होता है? जो ब्लाइंड व्यक्ति को पेपर पढ़ के सुनाता है और उसके बोले हुए पेपर्स के आंसर को उसमें सर्कल करता है, क्योंकि OMR शीट होती है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा स्क्राइब दे दिया जिसने 20 सालों से स्टडी को छोड़ा हुआ था, हालांकि यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट गोइंग ऑन है स्टडी में उसी को लेना होता है, और उसके इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिससे कि थोड़ा फ्रॉड ना हो। लेकिन जो औरत उन्होंने मेरे बिठाई थी उनको तो हिंदी पढ़नी भी नहीं आती थी, इंग्लिश तो मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती। तो आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा वो, जब मेरे सामने इंग्लिश लिटरेचर से नेट का पेपर लेकर के एक ऐसी औरत बैठी हो जिसको हिंदी भी पढ़नी नहीं आती हो। मेरे 6 महीने की मेहनत पूरी तरह से उस समय आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से पूरी तरह से रफ हो गई, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने की हुई थी, लेकिन मेरे पास पेपर पे सर्कल करने के लिए वो बंदा था जिसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आते, तो मैं उसको सर्कल तो क्या करवाऊंगी ना, आंसर क्या बोलूँगी कि वो नोट डाउन करेगा उसमें। तो कहने का मतलब है उस समय आप ये सोचिए कि पेपर का आपको नॉलेज है, पेपर आपके पास है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आपको कितना धैर्य रखना पड़ता है, आपको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता उस वक्त में जब आप अपने एस्पायर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए पूरी तरह अपने आप को अनेबल या अनफिट फील करते हैं। तो फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? उसका क्या रिजल्ट रहा? मेरा एग्ज़ाम में दे ही नहीं पाई। मेरे फादर ने बहुत जैसे कलेक्टर तक भी जा कर के उन्होंने कंप्लेंट की उनकी, लेकिन उसका निचोड़ ये निकला कि उन्होंने बाद में एक ऐसी बच्ची को बिठा तो दिया जो 12th पढ़ रही थी और उसने मेरा पेपर पढ़ा, लेकिन जब पेपर में पहले पेपर को पास करना अनिवार्य हो और दूसरा और तीसरा पेपर, मैं तीसरे पेपर में मेरे पास पेपर पढ़ने वाला बैठ रहा हो, तो जब 2 पेपर ही नहीं हो तो तीसरे का सेंस क्या निकलेगा। तो वो पेपर मेरा बिल्कुल ऐसे ही गया। और उसके बाद में मेरे जो घर वाले थे उन्होंने भी यही बोला कि तुम्हारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है और तुम ये सब ट्रायल्स छोड़ दो और इसी में सेटिस्फाई रहो। लेकिन कहते हैं कि वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसमें मैंने यही किया कि थोड़े दिन उनकी बात भी मानी और कुछ साल पेशेंस के साथ बिताने के बाद 2018 में मैंने वापस प्रिपरेशंस की नेट की, और उस साल मैंने ऑनलाइन जो नेट का एग्ज़ाम था एक अच्छी बच्ची के साथ में जो लिटरेचर की नहीं थी उसके साथ में उसको बिठा करके और एग्ज़ाम दिया, और मैंने कॉन्स्टेंटली 2 बार नेट को क्लियर किया। और देखिए, चाहे कितनी भी हिम्मत क्यों ना रखो, कभी तो वो वक्त आता है जब हिम्मत जो है वो टूटने लगती है। सुनीता के सामने भी एक वक्त ऐसा ही आया, लेकिन क्या वो टूटी? जी देखिए, मेरे को एक लाइन बहुत पसंद है कि आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। जी, ये लाइन बिल्कुल मैं अपनी लाइफ पर एग्जैक्टली अप्लाइड मानती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे को पब्लिक ने भरपूर सपोर्ट दिया, लेकिन कुछ ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में जहाँ पर एक फैमिली फियर होता है पेरेंट्स का भी कि बच्चा आगे कैसे पढ़ेगा, कैसे जॉब करेगा। तो उनके फियर को दूर करने के लिए मैंने करेज किया, फिर उनका करेज बढ़ा, फिर उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। फिर कहीं भी मेरे को कहीं लगता था कि मेरे को आगे बढ़ना है तो मुझे और मतलब खुद को एंथुसियास्टिक रखना पड़ता था, क्योंकि उनका फियर जो था वो बहुत नेचुरल था। तो मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो उसके लिए डेफिनेटली फर्मिटी मेरे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए जो सबसे बड़ा फ्यूल होता है वो होता है विल पावर और हमारा कॉन्फिडेंस। जब हम विल पावर और कॉन्फिडेंस को रखते हैं तो आसपास का सारा नेटवर्क हमारे पास आता है, और वो नेटवर्क हमारे लाइफ की जो ड्राइविंग है उसको करने में बहुत इजी जाता है, और हमारी लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छे डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। आज उनकी सफलता के बारे में सुनकर शायद इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन आप और हम जो है वो ये सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से सुनीता यहाँ तक पहुंची। करेंटली मैं मेरी अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन है उस पर वर्किंग हूँ, और उसके साथ में ही मैं PhD परस्यूइंग भी हूँ। मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेहनत मैंने अपने टीचर्स के गाइडेंस में की उसमें मैंने जो चीज़ें पाई उनमें मैंने अब तक 16 नेशनल
लेवल के प्राइजेज विन किए हैं अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, जिसमें आपको मैं बताऊं कि ब्रेल जो लिपि होती है उसको रीड करने का भी नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है। उसमें ब्रेल की राइटिंग में, म्यूज़िक में, ऐसे राइटिंग में, पोइट्री कंपोजिशन में तो मैंने इंटरनेशनल पे विन किया है 400 जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ में, जिसमें ब्लाइंड में केवल एक थी। और इसके अलावा कुछ बातें और जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं वो ये हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से 2012 में एज स्कूल इंग्लिश लेक्चरर चुनी जाने वाली मैं पहली ब्लाइंड वुमेन थी और ब्लाइंड वुमेन कैंडिडेट थी। और अभी जो मैंने करंटली ये डेजिग्नेशन गेन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये राजस्थान में इस डेजिग्नेशन पे पहुंचने वाली मैं पहली ही कैंडिडेट हूँ। ना आज तक कोई मेल ना फीमेल कोई भी कैंडिडेट इस डेजिग्नेशन पे नहीं पहुंचा है। इसके अलावा मैं एक नेशनल लेवल की ब्रेल मैगजीन की एडिटर भी हूँ, महिला मंच नाम से। अभी मेरा लेटेस्ट एक आर्टिकल छपा है एक इंटरनेशनल बुक में जिसका नाम है चैलेंजिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। उसमें मैंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को डाल करके एक आर्टिकल लिखा है सीइंग द अनसीन पाथ्स ऑफ लाइफ। आप चाहें तो उसे रीड कर सकते हैं। यस, ऑल्दो अभी मैं अब मैं जो मेरा डिज़ायर्ड डेजिग्नेशन था वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट अभी भी यही है कि मैं जिस डेजिग्नेशन पे हूँ वहाँ बच्चों को पढ़ाना और उसके साथ में उनके लिए कुछ क्रिएटिव करना। और जैसे कि मैं स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर, तो उस फील्ड में भी एक अच्छा काम करना। और साथ में जो मेरा पोइटिक कंपोजिशन इंटरेस्ट है, अब उस पोइटिक कंपोजिशन और राइटिंग की फील्ड में मुझे कुछ अच्छा करना है। मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है। और अभी मैं फ़िलहाल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक टेस्ट सीरीज़ पे भी काम कर रही हूँ, जो मैं एक प्लेटफॉर्म गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के साथ में मिलके कर रही हूँ। और उस पर मैं जो सीनियर टीचर और स्कूल लेक्चरर की बच्चे इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ चला रही हूँ। और मुझे कुछ भी क्रिएटिव करते रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीचिंग और लर्निंग से ही मेरी लाइफ को एनलाइटनमेंट मिला है, इंसाइट मिला है, और उसी से मेरा ये जो फिज़िकल लाइट वाला जो कमी है वो ओवरकम हुई है। तो मुझे टिल लाइफ अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। हमारे लाइफ का एक और एम होना चाहिए कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही फील्ड के लोगों के लिए मुझे और ज़्यादा कुछ करना चाहिए। और इसीलिए मैं उस ब्रेल मैगज़ीन में काम कर रही हूँ जो ब्लाइंड वुमेन के लिए स्पेशली होती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि विमेन या गर्ल्स जो होती है उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, और स्पेशली जो लोग रूरल एरियाज से होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ऐसे आर्टिकल्स लिखती हूँ जिनमें मुझे लगता है कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ को फाइट करने के, उनसे उनको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ अच्छा मिले। और उनके लिए जब लिखती हूँ तो खुद को भी बहुत कुछ सोच के सीखने को मिलता है। मैंने आपसे अपने जो ये एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उसका पर्पज़ एक है कि लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। बैटेलियंस प्रॉब्लम्स आती हैं सबकी लाइफ में, और उनको फाइट करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइट करेंगे तभी हम ब्राइट बनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप एक बोल्ड और ब्रेव और ब्रिलियंट वॉरियर बने और अपनी लाइफ को एनलाइटन करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से नमस्कार। सुनीता मोहता की ये कहानी न सिर्फ दिल को छू जाती है, बल्कि एक उम्मीद भी देती है कि अगर हौसला ऊंचा हो तो हालात रास्ता नहीं रोक सकते। ना कर तकदीर से शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, आगे बढ़ाता जा। ऐसी ही एक और हौसले से भरी कहानी फिर आपके सामने लाएंगे, तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर जानकारी दे सकते हैं।